नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फॉर्म 10E और ITR फाइलिंग के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे फॉर्म 10E से। फॉर्म 10E क्या है, इसे कब और कैसे भरना होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। साथियों, जब किसी सैलरीड पर्सन को वर्तमान समय के वित्तीय वर्ष में जब पिछले किसी फाइनेंशियल ईयर की सैलरी का भुगतान जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ था वो एरियर के रूप में प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में जो वर्तमान समय की आय है, इनकम है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये इनकम जिस वित्तीय वर्ष की है उसी वित्तीय वर्ष में इसको दिखाने के लिए और प्रेजेंट टाइम की इनकम जो हमारी बढ़ गई है जिसकी वजह से हमारे ऊपर टैक्स ज्यादा कैलकुलेट हो रहा है, उस टैक्स को कम करने के लिए हम फॉर्म 10E फिल करते हैं। तो फॉर्म 10E को फिल करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ डिटेल्स चाहिए होती हैं जिनके आधार पर हम इस फॉर्म को फिल करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं उन डिटेल्स को, कौन कौन सी डिटेल्स हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी, और इसके बाद में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्म 10E को फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन डिटेल्स को देख लेते हैं। ये कुछ जानकारी है एक एम्प्लॉय की जो कि एक सैलरीड पर्सन है और इन्हें अपने पिछले एक एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है उसकी इनकम बढ़ गई है और इसी वजह से इनके ऊपर ज्यादा टैक्स बन रहा है। जबकि अगर ये एरियर सैलरी के रूप में उसी समय प्राप्त हो गया होता जिस समय की ये इनकम है, तो ऐसी कंडीशन में इस समय इनको इतना ज्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरियर है वो जिस पीरियड का है वो पीरियड है 17 अक्टूबर 2020 से और 30 अप्रैल 2021। इस पीरियड का एरियर इन्हें प्राप्त हुआ है 2,77,237 रुपए, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन्हें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन और लिख रखी है, हालांकि इसकी जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम ITR फाइल करेंगे, तो वहां पर हमें इन चीजों को दिखाना होगा। जो 2,77,237 रुपए का एरियर था, जब इस एरियर का भुगतान इन्हें किया गया तो ये पूरा भुगतान इनको न करके इसमें से कुछ TDS डिडक्ट कर लिया गया और बाकी का अमाउंट यानी कि 2,50,237 रुपए इसका भुगतान इनको कर दिया गया। तो एरियर में कितना TDS डिडक्ट किया गया था वो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है 27,000 रुपए। और इसके बाद में जो वित्तीय वर्ष 2023-24 है, इस वित्तीय वर्ष में भी जब इनको सैलरी का भुगतान किया गया तो इस पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान जो इनकम इनको प्राप्त हुई है और उसमें इस एरियर के अमाउंट को शामिल करते हुए इनके ऊपर ज्यादा टैक्स निकाल दिया गया और इनकी सैलरी से 19,800 रुपए TDS के रूप में और काट लिए गए। तो इस तरीके से इनके ऊपर जो टैक्स बना है, जो टोटल TDS इनका काटा गया है वो है 46,800 रुपए। तो ये अमाउंट हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। बाकी जो 2,77,237 रुपए का एरियर था, इस एरियर में अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का है उस ईयर की इनकम केवल 2,37,479 रुपए की है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक यानी कि एक महीने की जो सैलरी है वो अगले फाइनेंशियल ईयर की है। तो इन दोनों को मिलाकर के जो एरियर का अमाउंट बन रहा था वो है 2,77,237 रुपए। तो यहाँ पर हमें यह भी देखना है कि जो एरियर के रूप में भुगतान प्राप्त हुआ है क्या वो किसी एक ही वित्तीय वर्ष का है या अलग अलग दो वित्तीय वर्ष को जोड़ते हुए ये भुगतान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बदल गया है, इस वजह से ये अलग अलग कैलकुलेशन की गई है कि इतना अमाउंट इस वित्तीय वर्ष का है और बाकी का अमाउंट इस वित्तीय वर्ष का है। इसके बाद आगे की कैलकुलेशंस ये हमने पहले से कैलकुलेशंस करके रख ली हैं ताकि 10E को फिल करते समय हमारा काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमें 10E फॉर्म को भरते समय सिर्फ इन अमाउंट्स को यहाँ से उठाना है और वहां पर फिल कर देना है। इसके बाद में आगे अब हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की। इस वित्तीय वर्ष में क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग 17 अक्टूबर 2020 की है तो इससे पहले की इनकम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकी इनकम यहीं से स्टार्ट हुई है और ये पैसा इनको सैलरी के रूप में प्राप्त नहीं हुआ था, बाद में एरियर के रूप में मिला है। तो इसी वजह से यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी को हमने नील किया हुआ है, यानी कि इस पीरियड की जो इनकम है वो सैलरी के रूप में प्राप्त नहीं हुई है। बाकी इस वित्तीय वर्ष में जो भी इनकम बन रही थी वो पूरी की पूरी इनको एरियर के रूप में प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर ये अमाउंट हमने एरियर में लिखा हुआ है और इस तरीके से इन दोनों अमाउंट को जोड़ते हुए जो इस वित्तीय वर्ष की टोटल इनकम बन रही है वो इतनी ही है 2,34,479 रुपए। और अगर इस अमाउंट पर टैक्स की बात की जाए तो इस अमाउंट पर जो टैक्स बनेगा उस टाइम पर वो होगा 0। तो इस तरीके से हमने वित्तीय वर्ष 2020-21 की कैलकुलेशन कर ली है। अब आ जाते हैं अगले वित्तीय वर्ष पर जो कि है 2021-22।
अब इस वित्तीय वर्ष में जो इनकम सैलरी के रूप में प्राप्त हुई है वो है 4,33,516 रुपए, और ये 4,33,516 रुपए जो लिखे हुए हैं ये 50,000 रुपए की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है उसको माइनस करने के बाद का ये अमाउंट है। मतलब अगर इस 50,000 रुपए को हम इसमें शामिल कर दें तो इनके फॉर्म 16 पर इस फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम दिख रही है वो है 4,83,516 रुपए। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन वाले 50,000 यहाँ पर माइनस कर दिए गए हैं। और इसके अलावा हम ऊपर देख ही चुके हैं कि जो इतना अमाउंट था वो एरियर के रूप में प्राप्त हुआ है, तो ये वाला अमाउंट हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। मतलब इतना अमाउंट सैलरी के रूप में प्राप्त हुआ जबकि इतने का एरियर बन गया। तो कुल मिलाकर के इन दोनों अमाउंट को जब हम जोड़ेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की टोटल इनकम बन रही है 4,76,274 रुपए, और ये वही है 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करने के बाद का ये अमाउंट है। तो ये इनकी टोटल इनकम बन गई। तो इन दोनों फाइनेंशियल ईयर को दिखाने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट टाइम में जो फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 जिसका असेसमेंट ईयर है 2024-25, तो इस ईयर की ये डिटेल्स सामने हैं। इन डिटेल्स में पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं जो इनका फॉर्म 16 है, उस फॉर्म 16 में एरियर को शामिल करते हुए जो टोटल इनकम दिखाई गई है वो है 10,41,587 रुपए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरियर की वजह से इनकी जो टोटल इनकम है वो काफी बढ़ गई है और जिसकी वजह से इनके ऊपर टैक्स भी ज्यादा निकल करके आया है। अगर हम इस साल की एक्चुअल इनकम को देखें, मतलब अगर ये एरियर इस समय ना मिल करके पहले ही हमें सैलरी के रूप में प्राप्त हो गया होता तो हमारे इस साल की इनकम कितनी होती, तो वो एरियर का अमाउंट इसमें से माइनस कर दिया है और ये अमाउंट बन रहा है 7,64,350 रुपए। ये विदाउट एरियर अमाउंट है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 की जो इनकी एक्चुअल इनकम है वो इतनी है और इतने पर इनको टैक्स देना चाहिए, लेकिन एरियर की वजह से इनको टैक्स ज्यादा देना पड़ गया, टीडीएस के रूप में ज्यादा टैक्स काट लिया गया। तो उसी का अब हम रिफंड चाहते हैं। इस रिफंड को लेने के लिए ही हमें फॉर्म 10E भरना होता है। आगे देख लेते हैं। अब जो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें से हमें जिस अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है वो ये वाला अमाउंट है, यानी कि जो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है उसको हमने माइनस किया हुआ है 9,91,587 रुपए। और इस अमाउंट में भी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से भी इनकम बढ़ रही है। तो उस अमाउंट को हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे और इसके बाद में एरियर सहित इनकी जो इनकम आएगी निकल करके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की वो होगी 8,99,977 रुपए। तो ये एरियर की वजह से अमाउंट इतना बन रहा है, लेकिन अगर ये एरियर न होता तब ये अमाउंट कितना बन रहा होता उसे यहाँ पर हमने दिखाया है। ऊपर वाले अमाउंट को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में नीचे वाला अमाउंट हमें मिलेगा जब हम 50,000 रुपए इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर देंगे और फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को जब हम माइनस करेंगे तब हमें अमाउंट मिल जाएगा 6,22,740 रुपए। ये इनकी इस साल की एक्चुअल इनकम है जो इन्हें प्राप्त हुई है और कायदे में इनको इसी पर अपने टैक्स का भुगतान करना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो इस वाले अमाउंट पर लग रहा है और इसी वजह से ज्यादा टैक्स बन रहा है। टैक्स निकल करके आया है 46,800 रुपए, जबकि इस अमाउंट के हिसाब से इनका इस साल का जो टैक्स है वो नील होना चाहिए। तो अब हम इसके लिए फॉर्म 10E अप्लाई करेंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि जो हमारा एरियर है वो इस साल की इनकम ना होकर के किसी अन्य फाइनेंशियल ईयर की इनकम है। तो अब देख लेते हैं किस तरीके से हमें फॉर्म 10E फिल करना होता है। इसके लिए हम आ जाएंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। साथियों हम आ गए हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर और इस वेबसाइट को आप यहाँ पर देख सकते हैं incometax.gov.in। ये URL आपको एड्रेस बार में लिखना है या फिर आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद में अब हमें लॉगिन करना है। यूजर आईडी के तौर पर हम यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिखेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमें चेक का मार्क लगाते हुए पासवर्ड टाइप करना है और पासवर्ड टाइप कर लेने के बाद में क्लिक करना है कंटिन्यू बटन पर। लॉगिन कर लेने के बाद क्योंकि हमें सबसे पहले फॉर्म 10E को फिल करना है तो इसके लिए हम आएंगे ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स और इसके अंदर फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें 3 टैब्स दिखाई पड़ रही हैं। इसमें हमें इस बीच वाली टैब पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 2 फॉर्म दिखाई पड़ेंगे जिसमें नीचे दिया हुआ है फॉर्म 10E। इसको फिल करने के लिए हम क्लिक कर देंगे फाइल नाउ पर। नेक्स्ट पेज पर हम पहुंच जाएंगे। इसके बाद में हमें सेलेक्ट करना है अपना असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो असेसमेंट ईयर है वो है 24-25। इसे सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें हमें क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जो फॉर्म 10E हम फिल करना चाहते हैं वो इनमें से किस पर्पस के लिए फिल करना है। तो हम पहले वाले को टिक करेंगे एरियर के लिए और कंटिन्यू। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स 3 पार्ट में फिल करनी है। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स दिखाई पड़ेंगी जैसे कि नाम होगा एम्प्लॉय का, पैन नंबर होगा, रेजिडेंशियल एड्रेस होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस होगा,
सारी चीजें सब कुछ यहाँ पर पहले से लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ इन्हें चेक करना है, सारी चीजें सही से दिख रही हैं। अगर इनमें कुछ आपको लगता है कि करेक्शन की जरूरत है, कोई चीज ऐसी है जो सही नहीं दिख रही है, तो फिर यहाँ पर नीचे बताया गया है कि आप माई प्रोफाइल इस सेक्शन में जाकर के अपनी इन डिटेल्स को सही कर लेंगे, उसके बाद में आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो हमारी कंडीशन में सब कुछ सही है, हम आगे बढ़ जाएंगे, सेव पर क्लिक कर देंगे। अभी हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमें कंप्लीट करना है सेकेंड पार्ट, जिसके लिए हम क्लिक करेंगे एरियर सैलरी। क्लिक करने के बाद में अब हमारे सामने एरियर सैलरी के लिए एनेक्सर 1, ये आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, इस तरीके का एक फॉर्म खुल करके आएगा। इस फॉर्म को हमें फिल करना है और जो डिटेल्स अभी हमने कुछ कैलकुलेशंस के रूप में आपको दिखाई थी, उन्हीं की जरूरत यहाँ पर हमें पड़ने वाली है। तो अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर 10E में एनेक्सर 1 इसको फिल करने के लिए हमें शुरुआत ऊपर से नहीं करनी है, इसकी शुरुआत इसमें होगी नीचे से। हमें नीचे आना है और यहाँ पर डिटेल्स फिल करने के लिए एक ऐड डिटेल्स नाम का बटन दिया हुआ है, जिस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में इस तरीके से हमारे सामने कुछ ऑप्शंस खुल करके आएंगे। अब इन्हें हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो अभी जो डिटेल्स हमने देखी थी उन डिटेल्स में आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर फिल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की डिटेल्स। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 20-21। इसको फिल करने के बाद में नेक्स्ट कॉलम में हमें लिखना है अपने इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम को, जो कि हमें सैलरी के रूप में प्राप्त हुई थी। तो आप यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं, यहाँ पर सैलरी के रूप में हमें कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस वजह से हम यहाँ पर जो इनकम लिखेंगे वो रहेगी 0। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम पर। अब इस कॉलम में हमें जो डिटेल्स भरनी है वो होंगी, यहाँ पर देख सकते हैं, जो अमाउंट हमें इस पीरियड में सैलरी के रूप में प्राप्त न होकर के बाद में एरियर के रूप में मिला है, तो इस अमाउंट को हमें वहां पर फिल करना है, जो कि है 2,34,479 रुपए। अब इस अमाउंट को लिखने के बाद में आप देख सकते हैं कि एक अमाउंट हमें नेक्स्ट कॉलम में अपने आप से लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये अमाउंट है इन दोनों कॉलम्स का टोटल। तो क्योंकि इस वाले कॉलम में कोई अमाउंट है ही नहीं, इसी वजह से हमें इन दोनों अमाउंट का जो टोटल है वो इतना ही दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद में हमें नेक्स्ट कॉलम में टैक्स लिखना है, जो कि इस वाले अमाउंट के ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर हम डिटेल्स में देख चुके हैं कि इस वित्तीय वर्ष में इस अमाउंट पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बन रहा है, और इसी वजह से हमें यहाँ पर टैक्स के रूप में जो अमाउंट लिखना है वो रहेगा 0। तो इस अमाउंट को फिल करने के बाद में नेक्स्ट अमाउंट अपने आप ही कैलकुलेट होकर के आएगा, और ये वो अमाउंट है जो इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स बन रहा होगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों कॉलम के अमाउंट सेम है, तो इसी वजह से यहाँ पर भी जो टैक्स निकल के आएगा वो 0 होगा। इसके बाद में नेक्स्ट कॉलम है, जिसमें अगर आपको लगता है कि जो अमाउंट यहाँ पर टैक्स के रूप में निकल करके आया है वो गलत है, इतना टैक्स न होकर के आपके हिसाब से कितना टैक्स होना चाहिए, तो उस अमाउंट को आप अपनी तरफ से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमें अभी यहाँ पर कुछ नहीं दिखाना है, तो हम इसे भी 0 कर देंगे। और अगर आपने यहाँ पर कोई अमाउंट फिल किया होगा तो इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो अभी फिलहाल ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है और सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली हैं। तो इसके बाद में अब हम क्लिक करेंगे ऐड बटन पर, और हमारी ये डिटेल्स सेव हो जाएंगी। वापस हम अपने उसी पेज पर लौट के आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स हमने फिल की थी वो इस तरीके से दिखाई पड़ रही हैं। प्रीवियस ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल की हैं और वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल्स आपने गलत फीड की हैं, इनमें आप कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो आपको इन डिटेल्स में अगर सुधार करना है तो यहाँ पर चेक का मार्क लगाने के बाद एडिट पर क्लिक करना है। और अगर आप इसे पूरी तरीके से डिलीट करना चाहते हैं, ध्यान ये रखना है कि चेक का मार्क लगा हो, उसके बाद ही ये बटन दिखने शुरू होंगे, तो आप डिलीट का यूज करके इसे डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हमें फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम इस चेक मार्क को हटा देंगे। तो अब हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स का एक हिस्सा फीड कर चुके हैं, और अब अगले फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स भी हमें यहाँ पर फीड करनी है। तो इसके लिए हम फिर से क्लिक करेंगे ऐड डिटेल्स बटन पर। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने फिर से इसी तरीके के कॉलम्स खुल करके आएंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है। तो अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 21-22। 20-21 की डिटेल हमने अभी फिल की थी, अब हम डिटेल्स फिल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की। अब इस फाइनेंशियल ईयर में डिटेल्स में देखा जा सकता है जो इनकम सैलरी के रूप में प्राप्त हुई थी वो है 4,33,516 रुपए। सबसे पहले हम इसे फिल करेंगे, और इसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर का बचा हुआ अमाउंट जो कि बाद में हमें एरियर के रूप में प्राप्त हुआ है, इस अमाउंट को हम लिखेंगे कॉलम नंबर 2 में। तो ये अमाउंट यहाँ पर देख सकते हैं 42,758 रुपए का है, और आप देख सकते हैं कि इस अमाउंट को यहाँ पर लिखने के बाद इन दोनों का टोटल हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, यानी कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो टोटल इनकम है, अब इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं 4,76,274 रुपए
ये इनकम आपको यहाँ पर टोटल के रूप में दिखाई पड़ जाएगी। अब इसके बाद में पिछली बार की तरीके से हमें यहाँ पर कॉलम नंबर 2 यानी कि 42,758 रुपए का जो अमाउंट है, इस पर टैक्स कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर लिखना है, जो कि फिलहाल रहेगा 0। और इसके बाद इस अमाउंट पर जो भी टैक्स बन रहा है वो यहाँ पर अपने आप से कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, तो ये भी 0 है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर की जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है, और इसी वजह से इस वित्तीय वर्ष में किसी भी प्रकार का कोई टैक्स निकल के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी अमाउंट 0 हो जाएगा। और इसके बाद में करेक्शन के रूप में हमें कोई अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखना है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर 0 डाल देंगे। और सारी डिटेल्स लगभग हमने यहाँ पर फिल कर दी हैं, और इसके बाद में हम क्लिक करेंगे ऐड बटन पर। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 2021-22 ये डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल कर दी हैं। और अब हम आ जाते हैं ऊपर, सबसे ऊपर कॉलम नंबर 1 में यहाँ पर हमें लिखनी है टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी और फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर्स। तो अब हमें यहाँ पर जो हमारा वर्तमान वित्तीय वर्ष है उस साल की इनकम लिखनी है, लेकिन वहां पर हमें एरियर के अमाउंट को शामिल नहीं करना है। तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा वित्तीय वर्ष है 2023-24, इस सेशन में बिना एरियर के और 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल करके आएगा वो है 6,22,740 रुपए। इस अमाउंट को ही हमें यहाँ पर लिखना है, तो इसे हम लिख देंगे। इस अमाउंट को लिखने के बाद में अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिटेल्स हमने नीचे फिल की थी उनके बेस पर एरियर का अमाउंट अपने आप से इसने शो कर दिया है। अब इन दोनों अमाउंट को जोड़ते हुए जो हमारा वर्तमान वित्तीय वर्ष है उसकी इनकम बढ़ गई है, और बढ़ने के बाद में ये अमाउंट कितना बन रहा है वो भी अमाउंट हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, 8,99,977 रुपए। और इसकी कैलकुलेशन भी हम यहाँ पर कर चुके हैं। इस अमाउंट को यहाँ पर देखा जा सकता है, ये एरियर के साथ में अमाउंट है और ये बिना एरियर के अमाउंट है। तो ये अमाउंट और इसके ऊपर जो टैक्स बन रहा है वो भी यहाँ पर निकल करके आ गया है। इस टैक्स वाले अमाउंट को भी यहाँ पर देखा जा सकता है, 46,800 रुपए। तो ये हमारा जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 उसकी टोटल इनकम और उसके ऊपर कुल आयकर ये निकल करके आ गया है। अब ये वो अमाउंट है जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट गलत है, आपके हिसाब से कुछ और होना चाहिए, तो आप उस अमाउंट को यहाँ पर लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से ये अमाउंट बिल्कुल सही है, तो हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं करेंगे। और अगर आपने यहाँ पर कोई अमाउंट लिखा हुआ है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 1 के ऊपर कितना टैक्स बन रहा है। तो कॉलम नंबर 1 में जो टैक्स बनेगा हमारे इस वित्तीय वर्ष में वो कितना होगा, इस अमाउंट को यहाँ पर लिखा जाना है। तो क्योंकि इस अमाउंट पर अगर न्यू रिजीम के हिसाब से देखा जाए तो टैक्स नील होगा, और इसी वजह से हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं लिखेंगे, इसको 0 ही रहने देंगे। और इसके बाद में हमें फिर से वही अमाउंट दिखाई पड़ रहा है, 46,800 रुपए लिखे हुए। इसी के साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। और अब आप नीचे देख सकते हैं कि जो डिटेल्स हमने फिल की हैं इसके अकॉर्डिंग जब हम अपना आईटीआर अभी फाइल करेंगे तो उस आईटीआर में जितना भी टैक्स बन रहा होगा उस टैक्स में हमको इतने अमाउंट की छूट मिल जाएगी, इतना रिलीफ हमें वहां पर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर एनेक्सर 1 में जो भी डिटेल्स फिल करनी थी सारी फिल कर चुके हैं। अब हम इसे सेव कर लेंगे, सेव बटन पर क्लिक करके। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। थर्ड स्टेप हमारा वेरिफिकेशन का है, जिसमें हम क्लिक करेंगे आई एग्री, यहाँ पर चेक का मार्क लगाना है, प्लेस लिखना है, और इसे लिखने के बाद में क्लिक कर देना है सेव बटन पर। तीनों स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो फॉर्म हमने फिल किया है उसका प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें अपना पूरा फॉर्म 10E दिखाई देगा, जिसे एक बार फिर से चेक कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर अभी कोई कमी नजर आती है तो आप वापस बैक में जाकर के इसे सही कर सकते हैं, और उसके बाद में आप आगे के स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपका फॉर्म पूरे तरीके से सही है तो नीचे आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर देंगे, इसे प्रोसीड करना है, यस। इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है, आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसके जरिए हम इसे वेरीफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन लगा लिया है ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, और इसके बाद में हम क्लिक कर देंगे कंटिन्यू बटन पर। आई एग्री चेक का मार्क लगाना है और जनरेट आधार ओटीपी, इस पर क्लिक करते ही एक ओटीपी उस नंबर पर सेंड हो जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड है। वो ओटीपी यहाँ पर आपको लिखना है और इसके बाद में वैलिडेट पर क्लिक करना है। ओटीपी लिखने के बाद में वैलिडेट, अभी कंफर्मेशन ले रहा है कि आप वाकई में अपना फॉर्म 10E सबमिट करना चाहते हैं, यस, सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपकी एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर शो करेगा, जिसे आप फ्यूचर के लिए अपने पास सेव करके रख सकते हैं। और जब आप इसकी रिसिप्ट डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी ये चीजें होंगी। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर हमें इस फॉर्म 10E को या इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड करना है तो ये किस तरीके से हम करेंगे। तो इसके लिए हम वापस आ जाएंगे, गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, वापस हम उसी पेज पर आ गए। अब हमें आना है ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में हमें क्लिक करना है व्यू फाइल्ड फॉर्म्स। इस पर क्लिक करने के बाद
हमारे सामने देख सकते हैं रिसेंटली फाइल्ड में 2024-25 का जब हम व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो जो अभी हमने फॉर्म फिल किया था वो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ेगा। और फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है डाउनलोड फॉर्म, और रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए नीचे वाले बटन पर क्लिक करना है। तो हम इन दोनों को यहाँ से डाउनलोड किए ले रहे हैं, क्लिक करेंगे। जो भी डाउनलोड किया है वो आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई पड़ेगा। तो दोनों को हमने डाउनलोड कर लिया है और अब हम चाहें तो इसे क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फोल्डर में जाकर के हमें अपनी रिसिप्ट और फॉर्म दोनों दिखाई पड़ेंगे, जिसमें डबल क्लिक करके इनको ओपन किया जा सकता है। तो ये हमारा फॉर्म 10E है जो कि खुल करके हमारे सामने आ गया है। जो डिटेल्स हमने वहां पर फिल की थी हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स दिखाई दे रही हैं और इसी के बेस पर आगे हम फिल करेंगे अपना ITR। तो अब हम इसे बंद किए दे रहे हैं और जान लेते हैं अगले स्टेप के बारे में, जो कि है ITR का, किस तरीके से हमें ITR फाइलिंग करनी है। इसके लिए हम फिर से आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर। तो अब हम अपना ITR फाइल करने के लिए यहाँ पर सामने भी देख सकते हैं दिया हुआ है असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR फाइल करना है। तो डायरेक्ट फाइल नाउ पर क्लिक करके इसको हम फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसे देखना चाहें, जो इसका मेन ऑप्शन है, तो वो आपको मिलेगा ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। चाहे आप यहाँ पर क्लिक करें या सीधे फाइल नाउ पर क्लिक करें, दोनों ही कंडीशन में आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा जो कि कुछ इस तरीके का होगा। इसमें हमारा असेसमेंट ईयर यही रहेगा 2024-25। हम ऑनलाइन अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें अपना ITR फाइल करने के लिए क्लिक करना है स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर। अब यहाँ पर सैलरीड पर्सन होने के कारण हमें ऑप्शन लेना है इंडिविजुअल और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में ITR के यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा ITR हम फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये ITR के कुछ टाइप्स दिए हुए हैं और हमारी कंडीशन के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है ITR 1। बाकी हमने किस कंडीशन में कौन सा ITR सेलेक्ट करना होता है इसके लिए एक वीडियो पहले से अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आप बाकी ITR की जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस कंडीशन में आपको किस प्रकार का ITR फाइल करना होता है। तो अभी हमें जो फाइल करना है वो है ITR 1। इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद में प्रोसीड विद ITR 1 इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमें क्लिक करना है लेट्स गेट स्टार्टेड पर। अब यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शंस इस तरीके से खुल करके आ रहे हैं। हमने इन ऑप्शंस के बारे में भी अपनी एक वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इनको डिटेल से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। मोस्टली हमें इन ऑप्शंस में जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है वो है फर्स्ट वाला ऑप्शन, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो हम इसको सेलेक्ट करके और आगे बढ़ जाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने इस तरीके से एक मैसेज हाईलाइट होगा जिसको ओके कर देना है। अब ITR फाइल करते समय आपको यहाँ पर भी इसे 5 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। फिलहाल ये सारी डिटेल्स यहाँ पर पहले से आ रही होंगी, आपको इन्हें सिर्फ एक बार चेक करना है। और अगर कोई डिटेल आपको गलत लिखी हुई दिख जाती है और अगर यहाँ पर आपको कोई डिटेल गलत मिल जाती है तो आप उसे सही करने के लिए एडिट पर क्लिक करके या फिर प्रोफाइल सेक्शन में जाकर के सही कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स सही हैं, जिसमें हमें हमारा नाम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, इसके अलावा कॉन्टैक्ट में एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो फिलहाल ये सभी सही हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ पर एम्प्लॉई हैं जिनका ITR फाइल किया जा रहा है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉई है वो किस टाइप की जॉब में है वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कई ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा भी कई ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमारे हिसाब से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। बाकी आप अपनी कंडीशन के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। फाइलिंग सेक्शन में क्योंकि हम अपना ITR फाइल करने का टाइम है 30 जुलाई, तो उस डेट से पहले अगर ITR फाइल करते हैं तो हम इस फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो क्योंकि हमारा ITR टाइम से सबमिट हो रहा है तो इस वजह से हम इस पहले ऑप्शन को ही सेलेक्ट रखेंगे। बाकी डिले की कंडीशन में आपको अलग अलग ऑप्शन है उनको सेलेक्ट करना होता है। इसके अलावा अगर आप किसी नोटिस के रेस्पॉन्स में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये आपको इस ऑप्शन को ऑन करके और संबंधित ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो फिलहाल हमें अभी इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जो कि है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम के बारे में, कि जो ITR हम इस समय फाइल कर रहे हैं
ये न्यू रिजीम के बेस पे फाइल करना है या ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आईटीआर है वो न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग सबमिट हो जाए तो आप इस ऑप्शन को चेंज नहीं करेंगे। नो ऑप्शन लगा हुआ है, इसे लगा रहने देंगे। बाय डिफॉल्ट आपका आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में ही सबमिट होता है। लेकिन अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें अपना आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम के बजाय ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइल करना है, तो आप इसे चेंज कर लेंगे और ऑप्शन लगा लेंगे यस। तो हम अभी इसे नो लगा रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपकी बैंक की डिटेल्स दी हुई हैं। रिफंड की कंडीशन में आप ये चेक कर लें कि यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम दिखाई पड़ रहा हो। इसके बाद आगे बढ़ना है और क्लिक करना है कन्फर्म पर। फर्स्ट स्टेप को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाएंगे सेकंड, जिसमें हमें जानकारी देनी है अपनी इनकम की। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ ऑप्शंस यहाँ पर खुल करके आए हैं। अगर आप इन छूट को क्लेम करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस को यस करना है, अदरवाइज नो करना है। न्यू टैक्स रिजीम में वैसे भी बहुत कम डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपको मिलती हैं, तो उनमें से ही ये कुछ एग्जेम्पशन है जिनको क्लेम करने के लिए आप इसे यस करेंगे। हमारी कंडीशन में इनको नो करना है। कंटिन्यू, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, ग्रॉस सैलरी में यहाँ पर पहले से फिल किया हुआ अमाउंट हमें दिखाई देता है। अगर कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई अमाउंट आपको सैलरी का जो कि फॉर्म 16 में दिखाई दे रहा है, सेम वही अमाउंट यहाँ पर दिखना चाहिए। अगर वो अमाउंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है या जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए क्लिक करना है एडिट पर। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में सैलरी के सामने अपने वर्तमान वित्तीय वर्ष जो कि है 2023-24 उसकी इनकम को यहाँ पर हम फिल करेंगे, जो कि हमें हमारे फॉर्म 16 पर दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हम एक बार देख लेते हैं फॉर्म 16 को। ये एम्प्लॉय का फॉर्म 16 है, जिसमें एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का पैन नंबर, उसके विभाग का नाम और सारी डिटेल्स जैसे कि उसकी टोटल इनकम कितनी है इस वित्तीय वर्ष की, ये इनकम यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा अगर कुछ सेविंग्स हैं तो वो सेविंग्स यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी और कितना टैक्स इनके ऊपर बन रहा है वो टैक्स का अमाउंट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो फॉर्म 16 पर दिखाई देती हैं। तो हमें फॉर्म 16 से ही इन अमाउंट्स को उठाना है। जो चीजें वहां पर पूछी जा रही हैं उसको यहाँ से हमें नोट करना है और वहां पर उन्हें फिल करना है। इस फॉर्म 16 में जो एम्प्लॉय है इनके फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की टोटल इनकम यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि है विद एरियर 10,41,587 रुपए। तो इस अमाउंट को हम वहां पर लिखेंगे और इस अमाउंट को यहाँ पर लिखते ही आप देख सकते हैं कि ये अमाउंट ऊपर भी दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर फॉर्म 16 में सैलरी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की कोई इनकम नहीं दिखाई दे रही है, तो इस वजह से अन्य किसी कॉलम में हम कुछ लिखे बिना ही आगे बढ़ जाएंगे। और आगे आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट हमने ऊपर लिखा हुआ था इसमें से 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो मानक कटौती 50,000 रुपए की हमें मिलती है, वो 50,000 रुपए यहाँ पर लेस हो जाएंगे। और लेस होने के बाद में अब हमारी जो सैलरी, जो इनकम रह जाएगी वो है 9,91,587 रुपए। इसे हम सेव कर लेंगे। अब वापस हम उसी पेज पर आ गए हैं जहां पर हमें ग्रॉस सैलरी दिखाई देगी। इसमें से 50,000 रुपए जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो माइनस करने के बाद में बाकी का अमाउंट हमें दिखाई देगा। इसके बाद आगे बढ़ना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस लोन वगैरह होता है उसको यहाँ पर दिखाया जा सकता है। क्योंकि हमारे फॉर्म 16 में ऐसा कोई अमाउंट नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में एक अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। 2,151 रुपए यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि एम्प्लॉय के सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा जमा था तो उस जमा पर ब्याज के रूप में बैंक ने इनके खाते में क्रेडिट किया है। तो ये भी इनकी एक प्रकार की इनकम हुई और वो इनकम जो ऊपर अमाउंट दिखाई पड़ रहा था उस इनकम में जुड़ जाएगी। और इस तरीके से जो 9,91,587 रुपए थे वो इसके जुड़ जाने के बाद में बन जाएंगे 9,93,738 रुपए। हालांकि बैंक में जो पैसा जमा है उस पर मिलने वाले ब्याज के भी छूट के कुछ नियम हैं, लेकिन वो नियम लागू होते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम से आईटीआर फाइल करने पर। क्योंकि हम यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की कोई छूट प्राप्त नहीं होगी और इस अमाउंट पर भी हमें जो टैक्स है वो देना होगा। अब ये जो अमाउंट है तो इस अमाउंट को आप चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म AIS के जरिए। तो हम देख लेते हैं एम्प्लॉय का फॉर्म AIS। इस AIS में टोटल इनकम दिखाई दे रही है और अगर इसी को हम नीचे स्क्रॉल करें तो इसके अलावा अगर कोई इनकम इनको प्राप्त हुई है तो क्योंकि आजकल सारी चीजें पैन कार्ड से लिंक हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी इनकम अगर होगी तो वो पैन कार्ड से लिंक होने की वजह से यहाँ पर AIS में दिखने लगेगी। तो ऐसा ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट से होने वाली इनकम जो कि सेविंग अकाउंट पर प्राप्त हुई है वो 2,151 रुपए की है, यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और इसके अलावा कोई अन्य इनकम हमें इस AIS पर नजर नहीं आ रही है। तो यही वो अमाउंट है जो ऑटोमेटिक इस ITR पे दिखने लगा है। तो क्योंकि ये अमाउंट सही है इस वजह से हम इसे चेंज नहीं करेंगे।
अगर बाई चांस यहाँ पर दिया हुआ अमाउंट आपके AIS से मैच नहीं करता है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, और इसे चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर चेक मार्क लगाना है और एडिट में जाकर के इसे चेंज करना है। और इसके अलावा अगर आपको ये अमाउंट अपने 26 AS पर या AIS पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि यहाँ पर ITR में इस तरीके का अमाउंट आपको दिख रहा है, तो आप इस अमाउंट को हटा भी सकते हैं। इसके लिए भी आपको यही करना है, चेक का मार्क लगा करके और इसके बाद क्लिक करना है डिलीट पर। तो हम बिना इसको चेंज किए आगे बढ़ जाएंगे और क्लिक करेंगे कंफर्म पर। अब यहाँ पर हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पर, जिसमें हमें टोटल डिडक्शंस बतानी है, जो भी डिडक्शंस हम लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में आपको सिर्फ एक डिडक्शन देखने के लिए मिलेगी, जो कि है NPS का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये छूट अगर आप NPS सब्सक्राइबर हैं तो ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इस ऑप्शन को यस करना है, और इस छूट के लिए आपको अपने फॉर्म 16 को देखना होगा। फॉर्म 16 में ही आपको दिख जाएगा कि NPS की कंडीशन में कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय के द्वारा किया गया है, और ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा सेक्शन 80 CCD 2 के अंतर्गत, जो कि है 91,610 रुपए। तो इस अमाउंट को हमें लिखना है 91,610 रुपए, और लिखने के बाद में क्लिक कर देना है कंटिन्यू बटन पर, क्योंकि इस अमाउंट की वजह से भी हमारी इनकम बढ़ रही थी। तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखने से हमारी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। अब ये अमाउंट यहाँ पर हमें दिखना शुरू हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम लेने की वजह से अन्य जो भी डिडक्शंस हैं वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रही हैं। जो भी हम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट की बात कर रहे थे, तो वो सेक्शन 80 TTA में डिडक्शन ली जा सकती है, लेकिन ये ऑप्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में ही हाईलाइट होता है। न्यू टैक्स रिजीम में ये छूट नहीं दिखाई जा सकती, इस वजह से ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारी टोटल डिडक्शंस इतनी ही है। कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब 3 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद में हम चौथे स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जिसमें हमें बताना है टैक्स पेड, यानी अब तक हम कितना टैक्स TDS के रूप में ऑलरेडी पे कर चुके हैं या अन्य किसी माध्यम से हम पे कर चुके हैं, वो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सारी चीजें लिख करके आएंगी, तो इसे यहाँ पर देखा जा सकता है। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम। जो टोटल TDS अभी तक इस फाइनेंशियल ईयर में सैलरी इनकम पर डिडक्ट किया गया है वो है 46,800 रुपए, और इसे फॉर्म 16 पर देखा जा सकता है। इसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 46,800 रुपए। ये वो अमाउंट है जो कि TDS के रूप में डिडक्ट किया जा चुका है, और ये अमाउंट 26 AS पर भी दिख जाएगा। ये इनके फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम है, और इस इनकम पर जो TDS डिडक्ट किया गया है वो TDS का अमाउंट 46,800 रुपए यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर आकर के कंफर्म करना है कि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर TDS कुछ और दिखाई पड़ रहा है और हमारे ITR में TDS कुछ और दिखाई दे रहा है। गौर करने वाली चीज ये है कि जो TDS डिडक्ट किया गया है वो TDS डिपॉजिट भी किया जा चुका हो, तो इस वाले कॉलम पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये TDS काटा तो गया है लेकिन जमा नहीं किया गया है तो आप इसका रिटर्न नहीं ले पाएंगे। तो हमारी कंडीशन में दोनों अमाउंट सेम दिखाई दे रहे हैं, जितना TDS काटा गया है उतना ही TDS जमा भी हो चुका है, तो इस वजह से हम रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो वापस आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें फिर नीचे आना है। टोटल टैक्सेस पेड, मतलब कुल इतना टैक्स हम पे कर चुके हैं, कंफर्म करना है। अब यहाँ पर हम 4 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट स्टेप है टोटल टैक्स लायबिलिटी, मतलब अब हमें कितना और टैक्स देना है। इतना टैक्स देने के बाद भी क्या हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी बन रही है, क्या हमें कुछ और टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर पे करना होगा या कुछ रिफंड बन रहा होगा, हम ज्यादा पे कर चुके हैं और हमें वापस मिलना है, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखेंगी। टोटल टैक्स लायबिलिटी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो चीजें हम पीछे से फिल करते चले आए हैं उनके बेस पर हमारी टोटल इनकम दिखाई पड़ रही है। डिडक्शंस जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था वो माइनस हो गया है। इसके बाद में इस इनकम पर जो टैक्स का अमाउंट बन रहा है वो अमाउंट है 45,320 रुपए। इतना टैक्स बन रहा है। अगर ये टैक्स कैसे बना आप जानना चाहते हैं तो शो कैलकुलेशन पर क्लिक करके इसकी डिटेल आप देख सकते हैं कि कहां पर 5% टैक्स कैलकुलेट हुआ है, कहां पर 10% कैलकुलेट हुआ है। इस तरीके से ये अमाउंट 45,320 इस तरीके से निकल करके आया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इस टैक्स के ऊपर भी 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई होता है, तो वो निकल करके आ गया है 1,813 रुपए, और दोनों को जोड़ने के बाद में टोटल जो टैक्स बना है वो है 47,133 रुपए। अब इतना टैक्स हमें यहाँ पर देना होता अगर हमारे इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम वाकई में इतनी होती, लेकिन हमारे इस फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम है वो एरियर की वजह से यहाँ तक पहुंच गई है, और उस एरियर को हम अपने फॉर्म 10E में अभी दिखा चुके हैं। तो उसके माध्यम से अभी हमने देखा था कि वहां पर हमें कुछ छूट मिलने वाली है, तो कितनी छूट मिलने वाली है उसको हम देख सकते हैं। फॉर्म 10E जो हमने फिल किया हुआ था इसमें हमें रिलीफ मिलने वाला है, नीचे देख सकते हैं 46,800 रुपए का। ये 46,800 रुपए हमें यहाँ पर फिल करने हैं रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो इस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे
46,800 रुपए। यहाँ पर वार्निंग के रूप में ये हमें बता भी रहा है कि इस अमाउंट को यहाँ पर तभी लिखा जा सकता है जब आपने अपना फॉर्म 10E सबमिट कर दिया हो। तो हम ऑलरेडी इसे सबमिट कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो टैक्स बन रहा था 47,133 रुपए, उसमें इतनी रिलीफ मिल जाने के बाद में अब हमारे ऊपर जो बैलेंस बचा है वो है मात्र 333 रुपए। मतलब हमें इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मात्र 333 रुपए टैक्स के रूप में चुकाने होंगे, जबकि हम ऑलरेडी टीडीएस के रूप में 46,800 रुपए दे चुके हैं। यानी कि इस 46,800 रुपए में से 333 रुपए माइनस करने के बाद का जो बचा हुआ अमाउंट है वही हमें रिफंड होना है। यहाँ पर जो 333 रुपए का अमाउंट दिखाई पड़ रहा है, ये अमाउंट भी सिर्फ इस वजह से कैलकुलेट हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमारी इनकम में एक इनकम जो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट अभी पीछे देख चुके हैं वो जुड़ गई थी। इस वजह से हमारे फाइनेंशियल ईयर की इनकम काटे गए टीडीएस से ज्यादा बन गई और इसी वजह से यहाँ पर 333 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स निकल करके आ गया। तो फिलहाल ये टैक्स तो हमें पे करना ही होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। टोटल टैक्स हमारे इस फाइनेंशियल ईयर का जो बन रहा है वो मात्र 333 रुपए है। आगे बढ़ जाएंगे हम कंफर्म पर क्लिक करके। अब आप देख सकते हैं हमने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ऊपर आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ ₹46,470। तो अब इतना रिफंड हमें वापस मिलेगा जो कि 46,800 रुपए मिलना था, लेकिन 333 रुपए माइनस हो जाने के बाद में अब ये रह गया है 46,470 रुपए। आगे बढ़ना है, सारी डिटेल्स हमें चेक कर लेनी है जो हमने फिल की थी। टोटल टैक्स, टैक्स पेड दोनों को माइनस करने के बाद में इतना अमाउंट है जो कि रिफंड में जा रहा है। ठीक है, प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू रिटर्न, इस पर क्लिक करने पर हम आगे पहुंचेंगे। डिक्लेरेशन है जिसको चेक का मार्क लगाते हुए सबमिट करना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू, इस पर क्लिक करने पर हमने जो अपना आईटीआर का फॉर्म भरा था वो पूरा फॉर्म हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। इन डिटेल्स को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना है। सारी डिटेल्स सही होने पर ही हम इसे सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये टोटल इनकम थी 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो गया। इसमें इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट ये अदर इनकम के रूप में जुड़ गया है जिससे इनकम बढ़ गई है और इसी वजह से 333 रुपए टैक्स का अमाउंट बना। ये ग्रॉस टोटल इनकम निकल करके आ गई। इसमें से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये माइनस हो गया। माइनस होने के बाद में टोटल इनकम निकल करके आई और इसी इनकम पर ये टैक्स निकल करके आया है। टैक्स और इसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस दोनों को मिलाकर के टोटल टैक्स इतना जिसमें ऑलरेडी पेड है इतना, दोनों को माइनस करने के बाद में ये रह गया है 333 रुपए टैक्स और इन दोनों को माइनस करने के बाद में ये बन जाता है आपका रिफंड। अब ये रिफंड आपके जिस बैंक अकाउंट में आना है ये उसकी डिटेल्स हैं, इनको भी आप चेक कर लेंगे। यहाँ पर सारी डिटेल्स सही होनी चाहिए, आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब सही से दिखना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी जो भी डिटेल्स आपने पीछे फिल की होंगी उनके हिसाब से आपका फॉर्म फिल किया हुआ दिखाई देगा और लास्ट में आने के बाद में प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल लिख करके आ गया है। अब आगे हम इसे वेरीफाई करेंगे, इसके लिए क्लिक करना है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर। जिस तरीके से हमने फॉर्म 10E को आधार ओटीपी के जरिए वेरीफाई किया था सेम उसी तरीके से हम अपने आईटीआर को भी वेरीफाई करेंगे। ई वेरीफाई नाउ, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ओटीपी जो कि आधार वाले नंबर पर हम मंगाएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार ओटीपी क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा जो कि यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट पर क्लिक करना है। ओटीपी लिखने के बाद में वैलिडेट कर देना है, कंफर्म करना है, सबमिट और इसके बाद में यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न ये लिख करके आ गया है। हमारा आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो चुका है और उसे हम वेरीफाई भी कर चुके हैं। आईटीआर की कॉपी डाउनलोड करने के लिए, रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए हमें वापस आना है अपने डैशबोर्ड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आईटीआर फाइल किया है 7 जुलाई को और इसी डेट को हमने इसे वेरीफाई भी कर दिया है। बाकी की प्रोसेसिंग आगे होती रहेगी और यहाँ पर ही चार्ट आगे बढ़ता रहेगा। लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर ही सामने जो चार्ट दिया हुआ है इसके माध्यम से अपने स्टेप्स को जान पाएंगे कि आप किस स्टेप पर इस समय हैं। तो अभी हम 2 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम आईटीआर फॉर्म को, इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड करेंगे। ई फाइल, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, व्यू फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आईटीआर फाइल किया गया है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस फॉर्म को हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड फॉर्म पर क्लिक करके और इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके। डाउनलोड फाइल को हम यहाँ से खोल सकते हैं। ये इसकी रिसिप्ट है जिस पर डबल क्लिक करके हम इसे खोल के देख सकते हैं। हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि हमारी जो टोटल इनकम कैलकुलेट हुई थी सारे डिडक्शंस वगैरह माइनस करने के बाद में वो इतनी है। टैक्स हमारे ऊपर इतना बन रहा है और हम इतना ऑलरेडी पे कर चुके थे। तो बाकी का जो अमाउंट है 46,470 रुपए वो रिफंड होना है, माइनस में दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये रिफंड होगा। तो इस तरीके से ये हमारी रिसिप्ट हो गई और इसके अलावा ये हमारा फॉर्म हो गया जो आईटीआर फॉर्म हमने सबमिट किया है वो यहाँ पर हमें पूरा दिखाई देगा। तो ये वो स्टेप्स थे जिनके माध्यम से हमने सीखा
फॉर्म 10E को फाइल करना और उसमें जो रिलीफ मिलनी है उसे अपने आईटीआर में किस जगह पर किस तरीके से दिखाना है वो हमने जाना। आशा करते हैं कि ये स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी। हालांकि इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें हैं जो स्किप की हैं, क्योंकि अगर हम उनको यहाँ पर लेते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, और क्योंकि उन टॉपिक्स को लेकर के हम पहले ही वीडियो बना करके डाल चुके हैं तो इस वजह से इस वीडियो को ज्यादा लंबा न करने के कारण हमने उन टॉपिक्स को छोड़ दिया था। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो आप उन लिंक्स के माध्यम से उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं और वहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।